हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट विनर्स पर। मेरा नाम किशन चंद है और मैं सीएजी में असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर हूं। आज मैं आपको एसएससी सीजीएल 2026 के लिए एक रोड मैप देने वाला हूं, जिसे फॉलो करके आप अपना सिलेक्शन और एक मनपसंद गवर्नमेंट पोस्ट इंश्योर कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। एवरी टॉपर वॉज वंस अ बिगिनर हु डिडंट क्विट। इसका मतलब हर टॉपर एक समय पे बिगिनर रहा होता है, जिसने कभी भी हार नहीं मानी और अपनी मेहनत और पढ़ाई या प्रैक्टिस करता गया, जिससे कि आज वो इस फील्ड में टॉपर बना है। हम 2026 के लिए अपनी जर्नी जो शुरू करने वाले हैं, उसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमें याद रखने होंगे। सबसे पहले तो हमारी मनपसंद पोस्ट एसएससी सीजीएल में कौन सी है, जिसके लिए हम बहुत मेहनत करने को तैयार हैं, जिस पर हम खुद को देखते हैं कि फ्यूचर में हमें इस पोस्ट पर काम करना है। वैसे भी आज की मेहनत कल की पोस्टिंग तय करेगी, ये कोट आपको हमेशा याद रखना है। आइए कुछ ल्यूक्रेटिव एसएससी सीजीएल पोस्ट देखते हैं कौन कौन सी हैं। सबसे पहले असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, ये एकमात्र गैजेटेड पोस्ट है। 2023-24 में ये पोस्ट नहीं आई है, लेकिन 2025 में आने की उम्मीद है। सेकंड नंबर पे है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, जीएसटी इंस्पेक्टर, असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर, सब इंस्पेक्टर इन सीबीआई, एग्जामिनर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन एमईए एंड अदर मिनिस्ट्रीज, प्रिवेंटिव ऑफिसर, डिविजनल अकाउंटेंट एंड जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर्स। इन सब के अलावा भी बहुत सी पोस्ट हैं जिन पर आपका सिलेक्शन हो सकता है। देखते हैं कि हमें और क्या क्या पॉइंट्स याद रखने हैं। एक तो डेट ऑफ एग्ज़ाम, प्रीलिम्स का एग्ज़ाम कब है, मेंस कब है, ये याद रखना है, ताकि हमें ये पता हो हमारे पास कितना टाइम बचा है प्रैक्टिस के लिए, तैयारी के लिए, प्रिपरेशन के लिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है स्ट्रक्चर ऑफ एग्ज़ाम। आपको ये पता होना चाहिए कि प्रीलिम्स का स्ट्रक्चर क्या है और मेंस का स्ट्रक्चर क्या है। तो आइए जल्दी से एक बार देख लेते हैं। ये है एग्ज़ाम पैटर्न प्रीलिम्स का। इसमें 4 सब्जेक्ट है, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, जीए, और चारों के चारों सब्जेक्ट ही 50 मार्क्स के हैं और सब में 25 क्वेश्चंस आएंगे। हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो टोटल हमारा हो गया 200 मार्क्स का। और इस पूरे एग्ज़ाम के लिए आपको सिर्फ 1 घंटा मिलेगा। अब देखते हैं एग्ज़ाम पैटर्न मेंस का। इसमें ना सब्जेक्ट्स को सेक्शन वाइज बांटा हुआ है, जैसे रीजनिंग और मैथ एक सेक्शन में है, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस दूसरे सेक्शन में है, कंप्यूटर अलग से है और टाइपिंग आपका उसके बाद अलग से होगा। रीजनिंग और मैथ के लिए आपको 1 घंटा मिलेगा, जिसमें 30 क्वेश्चंस रीजनिंग के होंगे, 30 क्वेश्चंस मैथ्स के होंगे और हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। तो टोटल ये सेक्शन आपका 90 मार्क्स प्लस 90 मार्क्स इज इक्वल्स टू 180 मार्क्स का बन जाता है। सेकंड सेक्शन है इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस का। इंग्लिश के 45 क्वेश्चंस हैं जो 3 मार्क्स ईच है, यानी कि 135 मार्क्स का हो गया इंग्लिश। और जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चंस हैं जो 3 मार्क्स का हो गया, 3 मार्क्स ईच के हिसाब से हो गया 75 मार्क्स का। ये सेक्शन हमारा 210 नंबर का होता है। कट ऑफ हमारी इन्हीं दो सेक्शन को मिलाकर बनती है, जो टोटल 390 मार्क्स होते हैं। इसमें कंप्यूटर को इंक्लूड नहीं किया गया है। कंप्यूटर के 20 क्वेश्चंस होते हैं, हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, यानी कि 60 मार्क्स, और ये हमारा क्वालिफाइंग पेपर होता है। लेकिन इसमें इसमें सीपीटी की पोस्ट के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने होते हैं। और एक होता है टाइपिंग टेस्ट। टाइपिंग टेस्ट भी क्वालिफाइंग होता है, उसके लिए हमें 15 मिनट का टाइम मिलता है और लगभग 2000 की स्ट्रोक्स हमें टाइप करने होते हैं। तो ओवरऑल लगभग 150 क्वेश्चंस हैं 390 मार्क्स के, और जो कट ऑफ बनेगी वो 390 मार्क्स से ही बनेगी। एक एडिशनल पेपर भी होता है स्टैटिस्टिक्स का फॉर जेएसओ पोस्ट। इसके अलावा अगर डबलईओ पोस्ट भी है तो उसके लिए इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस का पेपर भी अलग से होता है। तो ये था एग्ज़ाम पैटर्न हमारा मेंस का। अब आगे देखते हैं, चलिए। नीडेड क्वालिटीज़ इन कैंडिडेट्स। किसी भी कैंडिडेट में सिर्फ ये 2 क्वालिटीज़ हैं, डिसिप्लिन एंड पेशेंस, तो वो इस एग्ज़ाम को बड़े आराम से क्वालिफाई कर जाएगा। अगर आप में ये 2 क्वालिटीज़ नहीं है तो इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है, आप धीरे धीरे इन्हें डेवलप कर सकते हो। उसके लिए आपको रेगुलरली, कंसिस्टेंटली आपको स्टडी करना है। जो भी आपने रूल और एग्ज़ाम पैटर्न वगैरह सब बना रखे हैं, स्ट्रेटजी वगैरह बना रखी, प्लानिंग वगैरह की हुई है, उन सबको कंटिन्यूअसली फॉलो करते जाना है डेली बेसिस पे। यही डिसिप्लिन है। और पेशेंस के लिए इसलिए क्योंकि अच्छी चीज़ें होने में थोड़ा समय लगता है,
तो अगर कहीं पे आपको सिलेक्शन ना हो पाए तो उसमें परेशान नहीं होना है, आपको कंटिन्यूअसली मेहनत करते रहनी है ताकि अगले एग्ज़ाम में आपका सिलेक्शन 100% हो जाए। आपको अपने आप से कुछ क्वेश्चंस पूछते रहने चाहिए कि सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका गोल क्या है। एसएससी सीजीएल 2026 में एसएससी की कोई भी एक पोस्ट लेना आपका गोल है, या आपके पास ऑलरेडी एक पोस्ट है, एक जॉब है, अब बस आपको होम पोस्टिंग चाहिए, या फिर आपको टॉप रैंक लानी है, या फिर कुछ और आपका गोल है। तो आपको ये अपने दिमाग में रखना है। एक और बात जो याद रखनी है वो है हर सब्जेक्ट की एक इम्पोर्टेंस है। तो मार्क्स वाइज हम उसको लेके चलेंगे कि कितने मार्क्स का कौन सा सब्जेक्ट है, तो उस हिसाब से वो हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट हो जाता है। हाँ, एक चीज़ और, हमेशा एसएससी की अपडेट्स पर ध्यान रखना है। एसएससी कभी भी कोई भी नोटिफिकेशन डाल देता है, कभी पोस्टपोन का, कभी कुछ और, कभी कुछ और। चलिए चलते हैं आगे। हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन। इसमें सबसे पहले तो हमें अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना होगा, और बेसिक्स हमारे एसएससी के लिए सिर्फ 4 चीज़ें हैं: मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जीएस। आपको 2 से 3 महीने में अपने स्ट्रॉन्ग बेसिक्स करने होंगे, यानी अपने बेसिक्स को आपको स्ट्रॉन्ग करना होगा। अच्छा, अब हम देखते हैं टाइम मैनेजमेंट के बारे में। कुछ कैंडिडेट्स हमारे वो हैं जो ऑलरेडी वर्किंग हैं, और कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो फुल टाइम सिर्फ स्टडी के लिए और एग्ज़ाम पर ही फोकस्ड हैं। वो सिर्फ पूरे दिन स्टडी करते हैं। तो जो लोग वर्किंग हैं उनके लिए 4 से 5 घंटे अगर वो दे रहे हैं डेली बेसिस पे वीकडेज़ में, और वीकेंड्स में 6 से 8 घंटे भी अगर वो दे रहे हैं, तो वो सफिशिएंट है। और जो कैंडिडेट्स हमारे नॉन वर्किंग हैं और पूरा टाइम सिर्फ पढ़ाई में लगा रहे हैं, उनके लिए 7 से 8 घंटे रेगुलर बेसिस पे देना काफ़ी है। So now let's see the subject-wise syllabus and successful plan accordingly. सबसे पहले सब्जेक्ट 1, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स यानी कि मैथ्स। ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट में से एक है। मैथ्स इंटेलिजेंस का गेम नहीं है, फॉर्मूला प्लस प्रैक्टिस प्लस स्पीड का गेम है। अगर आपके फॉर्मूले आपको याद हैं सारे, आपने हर फॉर्मूले के हिसाब से और सब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट नहीं टॉपिक के हिसाब से आपने प्रैक्टिस कर रखी है, और आपकी कैलकुलेशन बहुत स्पीडी है, मतलब बहुत फास्ट कैलकुलेशन है, तो आपके लिए मैथ बहुत इजी सब्जेक्ट होने वाला है। इसके लिए सबसे पहले हम सिलेबस को देखेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के मैथ्स के। नंबर सिस्टम, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, स्क्वायर रूट्स, एवरेज, इंटरेस्ट सिंपल या कंपाउंड, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, बिजनेस, मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, हाइट एंड डिस्टेंस, ये वैसे उसी का पार्ट है, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये हमारा मैथ्स का सिलेबस है। इसमें मैथ्स की अब हमें तैयारी करनी कैसे है, इसके लिए स्टेप 1 है सी ऑल द See all the topics from the syllabus. Download it and keep watching it every time before start new topic. हमेशा आपको ना सिलेबस देखते रहना है। आप कुछ भी पढ़ाई करो, आपको हमेशा सिलेबस देखते रहना है। सिलेबस के बाहर कभी भी नहीं जाना। इससे क्या होगा कि आपको ना एक प्रॉपर डायरेक्शन मिलेगी। आप उस डायरेक्शन को फॉलो करते हुए चलोगे तो हमेशा सही डायरेक्शन में बढ़ोगे। स्टेप 2, आप अपनी पसंद से कोई भी कोर्स किसी भी टीचर से खरीद सकते हो, या फिर आप बिना किसी कोचिंग क्लास के या पेड क्लास के भी अपनी तैयारी कर सकते हो। वो है सेल्फ स्टडी से। मैंने भी किया था, मैंने भी सेल्फ स्टडी से ही सब कुछ क्लियर किया है। सारे एग्ज़ाम मैंने ऐसे ही क्लियर किए हैं। बैंकिंग के भी कई सारे एग्ज़ाम मैंने क्लियर किए हैं, पीओ का भी, आईबीपीएस पीओ और ये सब, मतलब कई सारे एग्ज़ाम मैंने क्लियर किए हैं, और सबके सब सेल्फ स्टडी से ही किए हैं। मैंने कहीं कोई कोचिंग क्लास ज्वाइन नहीं की। आप चलते हैं स्टेप 3 पर, डेली टाइम डिस्ट्रीब्यूशन। मिनिमम देखो मैथ्स के लिए ना आपको 2.5 से 3 घंटे डेली निकालने ही होंगे। अब देखो इसमें क्या है कि सिलेबस कंप्लीट होने से पहले आपको ना सारा का सारा टाइम टॉपिक को समझने में, क्लास लेने में, बेसिक्स को क्लियर करने में और शॉर्ट नोट्स बनाने में निकालना चाहिए। लेकिन एक बार जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, तब क्या करना है आपको कि 30 मिनट्स तो आपको रिवीजन को देने ही देने हैं। अब रिवीजन में क्या क्या आपका आता है, फॉर्मूले आ गए, या फिर आपने कुछ क्वेश्चन जो आपने गलत किए थे वो आ गए, ठीक है।
उन्हें देखते रहना है ताकि आप दोबारा वो गलतियां ना करो। उसके अलावा क्या है, 2 घंटे आपको प्रैक्टिस पे देने। अब प्रैक्टिस कैसे करोगे, उसके लिए आपके पास बहुत सारे पीडीएफ हैं, बहुत सारे और सोर्सेज हैं, मॉक है, ठीक है। और ये टॉपिक वाइज होने चाहिए। आप एक टॉपिक सेलेक्ट करो, उस पे पूरे क्वेश्चंस बनाओ उसके, 100 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन, टॉपिक के हिसाब से, है ना। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो सिर्फ आप अगर 50 क्वेश्चन बना लोगे तो वो सफिशियंट है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना इजी क्वेश्चन, इजी टॉपिक्स पर, ठीक है। आप चाहो तो सेक्शनल मॉक टेस्ट भी दे सकते हो। अगर आपका मैथमेटिकल बैकग्राउंड नहीं है तो इसका मतलब 11th-12th में आपके पास मैथ्स नहीं थी, तो आप सेक्शनल मॉक ज़्यादा देना मैथ्स के, ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। और एक बार कोई क्वेश्चन अगर आपसे गलत हो गया तो उसकी ना कई बार प्रैक्टिस करो सेम क्वेश्चन की। आप ये मत सोचो कि वो क्वेश्चन ही मतलब याद हो जाएगा, तो अच्छी बात है ना, याद हो जाएगा, आपको सारे स्टेप्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। उस टाइप के बस दूसरी वैल्यू के साथ अगर सेम क्वेश्चन आता है तो आप कर पाओगे इजीली। आप चलते हैं स्टेप 4 पर। अगर तुम देखो कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखते हो, डेली प्रैक्टिस करते हो, और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं वो एकदम अच्छे से सारे सॉल्व कर लेते हो, यानी कि उनको ही भगवान मान के चलते हो, तो 100% स्कोर लाना पॉसिबल है मैथ्स में, ठीक है। अब चलते हैं सब्जेक्ट नंबर 2 के ऊपर, रीजनिंग, जो कि हाई स्कोरिंग है। इसको तो कभी भी स्किप करना ही नहीं है आपको। इसका सिलेबस अगर देखें तो सिमेंटिक एनालॉगी, सिंबॉलिक ऑपरेशंस, सिंबॉलिक नंबर एनालॉगी, ट्रेंड्स, फिगर एनालॉगी, स्पेस ओरिएंटेशन, semantic classification, Venn diagram, symbolic number classification, drawing inferences, figure classification, punched hole pattern जो आते हैं आपके, है ना, folding unfolding, semantic series, figural pattern, folding and completion, number series, embedded figure, figural series, critical thinking, problem solving, emotional intelligence, word building, social intelligence, coding and decoding, numerical operations, statements and conclusions, statement assumption, judgment and decision making। ये हमारा रीजनिंग का सिलेबस है। अब टॉपिक वाइज ना कुछ प्रायोरिटीज़ हैं इसमें, ठीक है, वो देख लो, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ये जो 7 टॉपिक है ना, ये मिलकर लगभग लगभग 30 और 35 मार्क्स देंगे आपको, मतलब 50 में से प्री के लिए 30 से 35 मार्क्स आपको देंगे। कौन कौन से? एनालॉगी, सीरीज यानी कि नंबर, अल्फ़ाबेट और मिक्स्ड, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, सेंस, अलग अलग डायरेक्शन वाले जो होते हैं, सिलोजिज्म, वेन डायग्राम। इसके अलावा कुछ टफ हैं बट स्कोरिंग है, जैसे स्टेटमेंट और कंक्लूजन वाले क्वेश्चंस होते हैं, कॉज एंड इफेक्ट वाले क्वेश्चंस होते हैं, इनपुट एंड आउटपुट वाले, लॉजिकल रीजनिंग। ये लॉजिकल रीजनिंग वाले क्वेश्चन आपको 90 आउट ऑफ 90 मेंस में और 50 आउट ऑफ 50 लाने के लिए प्री में, ये बहुत ज़रूरी है। आप ना इसके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करके जाओ, अभी से क्लियर कर लो। देखते हैं कि स्टार्ट कैसे करें। रीजनिंग पढ़ने का सब्जेक्ट नहीं है, प्रैक्टिस प्लस पैटर्न रिकॉग्निशन का गेम है, यानी कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हो और कितनी आसानी से पैटर्न को पहचान लेते हो, उसका गेम है ये। स्टेप 1 क्या है आपके लिए? सी द सिलेबस थोरोली एंड सी विच टॉपिक यू नीड टू स्टडी। आप सिलेबस देखो अच्छे से और कौन कौन से टॉपिक आपको नहीं आते, यानी कि जो टॉपिक आपको सीखने हैं वो स्टार्ट करो फिर आप पढ़ना। टाइम मैनेजमेंट डेली, सिर्फ 30 मिनट सफिशियंट है, आपको बहुत ज़्यादा टाइम रीजनिंग में नहीं देना है। मॉक टेस्ट से ही इसकी सफिशियंट प्रैक्टिस हो जाएगी। स्टेप 3, गिव योर टाइम टू ओनली दोज टॉपिक्स विच यू डोंट नो एंड दोज टॉपिक्स हुज क्वेश्चंस गॉट इनकरेक्ट इन द मॉक टेस्ट। इसका मतलब वही अभी बताया था मैंने आपको, जैसे कि जो टॉपिक आपको नहीं आते उन्हीं पे टाइम देने की आपको ज़रूरत है, उन्हें सीखो। और कुछ क्वेश्चंस आपके रीजनिंग के गलत हो जाते होंगे मॉक टेस्ट में, तो उनको करो, ठीक है, बार बार करो, ताकि वो क्वेश्चन दोबारा गलत ना हो। आगे स्टेप 4 क्या है? डू नॉट स्पेंड टू मच टाइम। इस पे ना बहुत ज़्यादा टाइम हमें नहीं बिताना है, और मॉक टेस्ट से ही ये कवर हो जाएगा। स्टेप 5, लर्न सॉल्विंग लॉजिकल रीजनिंग थ्रू यूट्यूब वीडियोस और बाय एनी बुक। आप कोई भी बुक ले सकते हो, या फिर अगर आपको बुक से पढ़ना ज़्यादा पसंद नहीं है तो आप यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हो। आप क्या करो, टॉपिक का नाम डालो, ठीक है, और पीछे डाल दो एसएससी सीजीएल कंप्लीट वीडियो, तो उस टॉपिक की ना कंप्लीट वीडियो आपको मिल जाएगी, तो आप वो देखो, उससे समझो, तो आप लिमिटेड टाइम में कंप्लीट टॉपिक कवर कर लोगे। अब चलते हैं हम नेक्स्ट सब्जेक्ट के ऊपर, इंग्लिश, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। इसे किस तरीके से हमें करना चाहिए? सबसे पहले स्टेप 1,
लर्न वोकेबलरी डेली, हमें डेली वोकैब लर्न करनी है, डेली। ये ना अपना मतलब रिचुअल बना लो कि हमें डेली लर्न करना ही करना है, याद करने हैं वोकैब्स। वोकैब्स में क्या क्या आता है? वर्ड मीनिंग आते हैं, सिनोनिम्स आते हैं, एंटोनिम्स आते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आते हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस आते हैं, फ्रेजल वर्ब्स आते हैं, एटसेट्रा। ये सारी चीज़ें ना हमारे वोकैब का ही पार्ट है। अब सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है? सी द सिलेबस एंड रीड अकॉर्डिंगली, टॉपिक वाइज टॉपिक। सिलेबस सिलेबस में हमारे पास ना 3 चीज़ें ही हैं। सबसे पहले तो वोकैब, दूसरा कॉम्प्रिहेंशन और तीसरा है ग्रामर। ग्रामर के लिए आप वीडियोस देखो या बुक से पढ़ो, उसके कुछ रूल्स होते हैं वो याद करो। वोकैब आपको डेली बेसिस पे लर्न करनी ही करनी है, याद करनी है। और तीसरा बचा आपका कॉम्प्रिहेंशन, जिसमें एक पैसेज आता है या फिर और भी चीज़ें आती हैं। अब आपको ना कॉम्प्रिहेंशन के लिए क्या करना है, ये आपको याद रखना है कि डेली मिनिमम 2 से 3 आर्टिकल्स या एडिटोरियल्स डेली पढ़ने हैं आपको। अब आप या तो न्यूज़पेपर से पढ़ लो, या फिर मैं आपको एक वेबसाइट बता रहा हूँ, AFEIAS एक वेबसाइट है, एक कोचिंग सेंटर है आईएएस के लिए। उसमें ना डेली वो इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स डालते हैं, डेली। वो हर न्यूज़पेपर के कवर करते हैं, तो आप ना वहाँ से भी न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स पढ़ सकते हो या आर्टिकल्स पढ़ सकते हो। आपको 2 से 3 आर्टिकल डेली पढ़ने हैं, ठीक है। स्टेप 4, रीड दिस बेस्ट बुक्स। अब ये ना कुछ बुक्स हैं हमारे पास जो आपको पढ़नी चाहिए, ठीक है। प्लिंथ टू पैरामाउंट, नीतू सिंह मैडम की है। वर्ड पावर मेड इजी, ये नॉर्मन ल्यूस की है। ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश, नितिन गुप्ता जी की है। ये बुक्स आप पढ़िए, ठीक है। वोकैब के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत हेल्पफुल है। बाकी सबके लिए भी है, वोकैब है, ग्रामर है और कॉम्प्रिहेंशन है, तीनों चीज़ों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। इससे आप ग्रामर, वोकैब, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, एरर डिटेक्शन, ये सब आप इन किताबों से कंप्लीट कर लोगे। इसके अलावा आप एक काम और कर सकते हो, स्टेप 5 में देखो, प्रैक्टिस डेली फ्रॉम द इंग्लिश फॉर एसएससी सीजीएल एप्स। एसएससी सीजीएल के ना कुछ ऐप्स हैं जो इंग्लिश की प्रिपरेशन करवाती है। उसमें आपको ग्रामर के क्वेश्चन मिलेंगे, एमसीक्यू बेस्ड होते हैं, तो वो क्वेश्चंस मिलेंगे। आप उन ऐप से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, ग्रामर के होंगे, आपके वोकैब के होंगे। तो इससे ना आप खाली बैठे बैठे भी फ़ोन चलाते समय भी प्रैक्टिस कर सकते हो इंग्लिश की। या फिर इंग्लिश की बुक्स मैंने जो बताई है वो देख सकते हो, या यूट्यूब वीडियोज़ आप देख सकते हो, जिस भी चैनल से आपको मिली हुई हैं। अब चलते हैं स्टेप 6 पे। डेली स्टडी प्लान क्या होना चाहिए हमारा? 1.5 से 2 घंटे आपको इंग्लिश को कम से कम देने ही देने हैं। आधा घंटा ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स, रूल्स प्लस 10 एग्जाम्पल्स आपको वो देखने हैं, ग्रामर के कॉन्सेप्ट देखने हैं मतलब। आधा घंटा आपको प्रैक्टिस करनी है, 20 से 25 क्वेश्चन डेली। वोकैब के लिए कम से कम आपको 20 मिनट्स निकालने हैं। वैसे तो आधा घंटा ही चाहिए होगा वोकैब लर्न करने के लिए। 10 से 15 नए वर्ड्स आप करोगे, और 5 रिवीजन वर्ड्स भी कर सकते हो, ठीक है। ये सब आपको रिवाइज करना है रेगुलरली, डेली बेसिस पे। और रीडिंग के लिए आपको 15 से 20 मिनट, 2 से 3 आर्टिकल 20 मिनट में आराम से हो जाते हैं। तो आप एडिटोरियल पढ़ना है, ठीक है। अगर आप इस तरीके से करोगे तो आपके इंग्लिश में 135 में से अराउंड 127, 131 या 135 पूरे आ सकते हैं मेंस में। और रही प्री की बात, तो 50 में से आपके आराम से आ सकते हैं 47.5 या 50 आउट ऑफ 50, क्योंकि उतना डिफिकल्ट नहीं होता है प्री का, ठीक है। तो वो पॉसिबल है। अब चलते हैं आगे स्टेप 7 पे। इंग्लिश रटने का सब्जेक्ट नहीं है, ये अंडरस्टैंडिंग और प्रैक्टिस का गेम है। तो आपको ना प्रैक्टिस तो बहुत करनी करनी है, और अंडरस्टैंडिंग आपकी कैसे डेवलप होगी? अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए आपको एडिटोरियल्स पढ़ना है। एडिटोरियल सिर्फ एडिटोरियल्स नहीं है, आपको कुल मिला के इंग्लिश पढ़नी है, ताकि आप समझ सको कि किस वर्ड का क्या मतलब होता है, किस तरीके से फ्रेजल वर्ब यूज़ होती हैं, किस तरीके से वर्ब एग्रीमेंट ये सब काम करते हैं, सब्जेक्ट किस तरीके से काम करता है, उसके लिए वर्ब क्या होती है। तो वो सब आपको तभी समझ में आएगा जब आप इंग्लिश को पढ़ोगे। उससे डरना बंद करके आप इंग्लिश को पढ़ो, उस उसको ट्राई करो, समझो, कोशिश करो, तब आपको समझ में आने लगेगी। और वही प्रैक्टिस भी होती है ना? अगर तुम ग्रामर समझ लो, वोकैबुलरी डेली बढ़ाओ, डेली याद करो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को फॉलो करो, तो इंग्लिश तुम्हारा स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन बन जाएगा, बन सकता है, ठीक है। तो इसके लिए भी मतलब ऐसा नहीं है कि इंग्लिश बहुत कोई खतरनाक चीज़ है, आपको रेगुलरली प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो ये पॉसिबल है, आप इंग्लिश में बहुत अच्छा कर लोगे। हो सकता है ये आपका सबसे अच्छा सब्जेक्ट बन जाए। अब हम चलते हैं सब्जेक्ट नंबर 4, जनरल अवेयरनेस। सभी बच्चों को सबसे ज़्यादा जो डर लगता है वो इसी सब्जेक्ट से लगता है। अच्छा, इसके लिए एक पॉइंट है, एक लाइन है बहुत अच्छी,
जो रोज़ थोड़ा पढ़ता है वही एग्ज़ाम में चमकता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब आप जीएस की, जनरल स्टडीज़ के आपने जो भी वो बना रखे हैं, नोट्स वगैरह बना रखे हैं, वो आप अगर रेगुलर डेली पढ़ोगे, ठीक है, डेली, तभी आपका मतलब इसमें जो मार्क्स है, स्कोर है, वो बहुत अच्छा हो पाएगा। अब इसमें स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, हमें क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, चलो। एक तो कुछ बेस्ट बुक्स हैं इसके लिए। ल्यूसेंट की जीके की बुक एसएससी के एस्पिरेंट्स के लिए वो बाइबल का काम करती है। मतलब वो बहुत ज़रूरी बुक है। अगर आपको बुक से पढ़ना पसंद है तो आप उससे पढ़ो। ल्यूसेंट की जीके की बुक खरीदो और उससे पढ़ना शुरू करो, तो उससे जीके प्रिपेयर करो। उसके अलावा आप सिक्स्थ क्लास से लेकर 10th क्लास तक की एनसीईआरटी को भी पढ़ सकते हो। छोटी छोटी पतली पतली बुक्स हैं, आपको बहुत मतलब मज़ा आएगा पढ़ने में। सेलेक्टिव रीडिंग करनी है। ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एटसेट्रा, ये सब चीज़ें करनी है ना, जीए के लिए, जनरल अवेयरनेस के लिए। अब स्टेप 2 देखते हैं। स्टेप 2 में आपको डेली टाइम मैनेजमेंट करना है। इसके लिए आपको 2.5 से 3 घंटे डेली देने होंगे। अभी इसके में करना क्या क्या है, आपको कोई भी एक टॉपिक सेलेक्ट करना है, उस पे मेक, मतलब आपको ना नोट्स बनाने हैं, क्लास नोट्स बनाओ। फिर उस क्लास नोट से आप उसी दिन शॉर्ट नोट्स भी बना लो। ये शॉर्ट नोट्स आपके बहुत काम आने वाले हैं, क्योंकि सारा रिवीजन आप इन्हीं से करने वाले हो। और फिर उसके बाद धीरे धीरे उनको रिवाइज करते जाओ, ठीक है। अगर आपने कोई कोर्स परचेज किया हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग जो भी क्लास नोट्स हैं वो बनाओ। फिर उन्हीं क्लास नोट्स को पढ़ते पढ़ते शॉर्ट नोट्स बनाओ, और फिर उन शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करो, और बीच बीच में क्लास नोट्स भी पढ़ सकते हो। फर्स्ट आवर फॉर रिवीजन एंड ऑल द रिमेनिंग टाइम शुड बी यूज टू लर्न न्यू एंड मोर। पहला घंटा आपको रिवीजन करना ही करना है। जीके के लिए आप जब भी, जीएस के लिए कभी भी शुरू करोगे, टाइम दोगे, दिन में पढ़ना शुरू करोगे, तो 1 घंटा तो आपको रिवाइज करना है। पीछे का जो भी है, जितना भी हो चुका है, रिवीजन करो उसका 1 घंटा। उसके बाद का जो इतना भी टाइम आपके पास बचा है, वो सारा टाइम आप दो नए टॉपिक को पढ़ने में। अगर आपका सिलेबस कवर हो गया तो सारा ही टाइम आपको रिवीजन में देना है, फिर तो कुछ नया पढ़ना नहीं है। बट अगर जब तक आपका बचा हुआ है टॉपिक, सिलेबस बचा है, तब तक सिलेबस भी कवर करना है और रिवीजन भी करना है रेगुलरली। चलिए स्टेप 3 पर चलते हैं। स्टेप 3 में को देखें तो डेली रिवीजन फॉर 1 आवर इज द रामबाण इलाज फॉर ऑल द जनरल अवेयरनेस चैलेंजेस। हाँ, ये तो है। जीएस में, जनरल अवेयरनेस में, जीए में, अगर आप 1 घंटा डेली रिवीजन करते हो तो ये आपका रामबाण इलाज है जीए की सारी प्रॉब्लम्स के लिए। डेली रिवीजन इज द की टू सक्सेस, यानी कि यही है, डेली रिवीजन ही जीएस में आपको बहुत अच्छा स्कोर लाने में हेल्प करेगा। 50 में से अराउंड 40, और मेंस में अगर हम देखें तो 75 मार्क्स का जनरल अवेयरनेस का सेक्शन है, तो 75 में से आपके 50 तक आने के चांसेस हैं। इससे ऊपर भी है, मतलब मेरा एक फ्रेंड है, उसके 75 आउट ऑफ 75 आए थे, उसकी ऑल इंडिया रैंक 5th या 6th थी। अरुण नाम है उसका, बेगमपुर का, वो दिल्ली गई है, तो 2023 के एग्ज़ाम में आई थी उसकी। तो उसके 75 में से 75 आए थे। तो उसका भी एक ही वो था कि वो डेली रेगुलर रिवीजन किया करता था जीएस की। इतने सारे नोट्स बना रखे थे उसने, वो रेगुलर करता था डेली। तो आपको भी यही करना है और अच्छे अच्छे मार्क्स लेके आने हैं। स्टेप 4, 4 गोल्डन रूल्स, वेरी इंपॉर्टेंट। रट्टा कम, रिवीजन ज़्यादा। सेम टॉपिक 3 से 4 बार रिवाइज करना ही है। शॉर्ट नोट्स बनाओ, और जीए को लास्ट के लिए मत छोड़ो। कई बार क्या होता है ना, बच्चे ये सोच के छोड़ देते हैं कि चलो इसको ना बाद में कवर करेंगे, पहले मैथ और इंग्लिश कर ले, मैथ और इंग्लिश कर ले। तो मैथ और इंग्लिश के चक्कर में ना वो जीए को छोड़ देते हैं। उन्हें लगता है बाद में ये चीज़ कवर हो जाएगी, बट ट्रस्ट में ये बाद में कवर नहीं हो पाएगी। आपको अभी से जीए को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। स्टेप 5, जीए रटने का नहीं, स्मार्ट रिवीजन का सब्जेक्ट होता है। इसमें तो रिवीजन ही रिवीजन है। इसमें यही एक काम होता है कि आप रिवीजन करते रहो। इसमें क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, कॉन्सेप्ट लिमिटेड होते हैं, जो रिवाइज करता है वही जीतता है। ये बात याद रखनी है। अब आ जाओ सब्जेक्ट नंबर 5 पे, कंप्यूटर पे। ये क्वालिफाइंग पेपर है। इसमें आपको मतलब कट ऑफ नहीं जाती इसकी, ना कट ऑफ में इसका वो होता, और ये मेंस में होगा आपका, प्री में इसका कोई रोल नहीं है, ठीक है। तो इसमें अभी क्या करना है, स्टार्ट दिस सेक्शन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ योर प्रीलिम्स एग्जाम। जब तक प्रीलिम्स नहीं हो रहे आपके, तब तक कंप्यूटर को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बाद में पढ़ लेना, ठीक है।
अब चलते हैं मॉक टेस्ट। हाँ, मॉक टेस्ट आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। ये आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आप एक बार जब पढ़ाई कर लेते हो, सिलेबस आपने 60 टू 70% अगर कवर कर लिया है, तो बस आपको मॉक टेस्ट देते जाना है। मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है। अब आपको क्या करना है, जब भी मॉक टेस्ट देना शुरू करोगे तो मतलब हर हफ्ते 2 से 3 मॉक टेस्ट दो। ये स्ट्रैटेजी है, ठीक है? स्टार्टिंग में ज़्यादा लोड नहीं लेना है, ज़्यादा बर्डन नहीं लेना है। तो क्या करना है, आपको 1 हफ्ते में 2 से 3 मॉक टेस्ट दिए, उनको एनालाइज़ किया, उनमें देखा क्या गलत किया है, वो गलती नहीं करनी, उनको नोट डाउन कर लिया और जो आपने सही किए हैं, वो उससे कॉन्फिडेंस मिल जाएगा कि हाँ, मेरे को ये आता है। डेली मॉक इन लास्ट 60 डेज़, लास्ट के जो 60 दिन हैं, उसमें आपको डेली 1 मॉक टेस्ट देना है। लेकिन आपको लास्ट के 30 डेज़ में डेली 2-2 मॉक टेस्ट देने हैं। हाँ। और बाकी एनालाइज मिस्टेक्स को करनी है, अच्छे से एनालाइज करना है। ट्राई टू लर्न योर मिस्टेक्स एंड मेक अ नोटबुक। ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है, आप सभी इस पे बहुत ध्यान दो कि आपको ना एक नोटबुक मेंटेन करनी है जिसमें आपने कौन कौन से क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट किए हुए हैं, उनके सही आंसर के साथ नोट करना है कि उनका सही आंसर ये है। अब देखो कुछ की पॉइंट्स हैं जो आपको वैसे भी याद रखने होते हैं। स्ट्रॉन्ग द बेसिक्स, सो फोकस ऑन। हमें बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करने हैं, तो मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस, ये तो 4 हमारे मतलब बेस हैं ही हैं। ये इनको स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा, ठीक है? नो योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। अब आपको ना अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस पे ध्यान देना है, कौन सी स्ट्रेंथ है, कौन सी वीकनेस है। कई बच्चों की ना मैथ्स बैकग्राउंड नहीं होता है, तो अगर मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है तो ये उनको ना अभी के लिए फ़िलहाल उसे मतलब इस चीज़ को ना अपनी वीकनेस मान के चलना पड़ेगा ताकि वो मैथ्स पे ज़्यादा फोकस कर सकें, है ना? जैसे ही एक बार उनका मैथ्स स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो ये उनकी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट हो जाएगा। डू सब्जेक्ट वाइज प्लानिंग। सब्जेक्ट वाइज प्लानिंग करनी है, जैसे मैंने आपको पूरी स्ट्रेटजी समझाई है एक एक सब्जेक्ट के साथ, आपको वही स्ट्रेटजी और वही प्लानिंग फॉलो करनी है, ठीक है? अगर आपको प्रीलिम्स और मेंस में सक्सेसफुल होना है तो। मॉक टेस्ट आर द डिसाइडिंग फैक्टर। मॉक टेस्ट आपको करने ही, मॉक टेस्ट से ज़्यादा ज़रूरी कुछ भी नहीं है। आपको ये मान के चलना है कि जब भी मॉक टेस्ट दोगे घबराना नहीं है, डरना नहीं है। स्टार्टिंग में सबके नंबर कम आते हैं, ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में कोई भी मॉक टेस्ट दे रहा है उसके 200 में से 200 आ गए, ऐसा नहीं होता है। हाँ, किसी के अगर आ भी गए हो तो वो मतलब देख देख के कर रहा है या चीटिंग करके कर रहा है, ऐसा नहीं होता है। तो सबके मार्क्स कम आते हैं, वो प्रैक्टिस करते हैं और मॉक टेस्ट देते हैं, गलतियाँ करते हैं, उनसे सीखते हैं, फिर मॉक देते हैं, तो धीरे धीरे ऐसे करके उनके मार्क्स बढ़ते हैं। आपको भी ऐसे ही करना है। सी द सिलेबस ऑफ ईच सब्जेक्ट, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, सिलेबस देखते रहना। डोंट फॉरगेट टू स्टडी कंप्यूटर एंड टू प्रैक्टिस फॉर टाइपिंग टेस्ट। हाँ, मेंस के लिए ना टाइपिंग टेस्ट की भी प्रैक्टिस अगर आपकी नहीं है तो अभी से कर सकते हो आप। फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। सक्सेस इन एसएससी सीजीएल इज़ नॉट अबाउट इंटेलिजेंस, इट्स अबाउट कंसिस्टेंसी। और इसीलिए मैं यूट्यूब पर जल्दी ही आप सभी के लिए मैथ्स का कंप्लीट ज़ीरो टू सुपर हीरो बैच लाने वाला हूँ, और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और इसीलिए आप इस बैच को ज़रूर अटेंड करें। इसमें आपको मैथ्स के सभी टॉपिक्स एकदम बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक बहुत ही सरल भाषा में सिखाए जाएंगे। फ्रेंड्स, ये बैच आप सभी के लिए एक तोहफा है जो आपके अंदर बैठे मैथ्स के डर को ख़त्म कर उसे आपकी ताकत में बदल देगा। फाइनल वर्ड्स फॉर यू। यू आर नॉट लेट, यू आर नॉट वीक, यू जस्ट नीड स्ट्रेटजी प्लस डिसिप्लिन प्लस कंसिस्टेंसी। आपका एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम जल्दी ही आने वाला है और इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी होगी। सही जगह से स्टार्ट करने से आपको बाकी स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल।